हेलो साथियों, आज हम लोग देखेंगे ये एक टॉपिक आपका कार्बोक्जिलिक एसिड, जिसमें आप एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्जिलिक एसिड पढ़ते हैं। तो उसका एक पार्ट ये आपको कार्बोक्जिलिक एसिड देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक, तो देखिए कार्बोक्जिलिक एसिड में आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले तो ये जानना है कार्बोक्जिलिक एसिड कहते हैं किसे। ठीक, किसे कहते हैं तो आप बताएंगे कि एल्किल, एरिल या हाइड्रोजन से, एल्किल, एरिल या हाइड्रोजन से यदि COOH ग्रुप जुड़ जाता है तो उससे प्राप्त यौगिक को ही आप कार्बोक्जिलिक एसिड कह देते हैं। अब कार्बोक्जिलिक एसिड का जो ग्रुप है ये COOH है। आप जानते हैं कि अगर ये H से जुड़ गया तो HCOOH बनाएगा, ये भी कार्बोक्जिलिक एसिड आपका कहा जाएगा। कार्बोक्जिलिक एसिड का जो ये क्रियात्मक समूह COOH है, अगर यह किसी एल्किल ग्रुप से जुड़ जाए तब भी कार्बोक्जिलिक एसिड ही ये कहा जाएगा, या फिर एरिल ग्रुप से अगर जुड़ जाए तब भी यह क्या कहा जाएगा, कार्बोक्जिलिक एसिड ही कहा जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। अब देखिए, दीज आर द कंपाउंड्स विच हैव COOH ग्रुप, यानी कि ये ऐसे यौगिक होते हैं जिनके पास COOH ग्रुप होता है। The word carboxylic is a combination of two words carboxyl and hydroxyl। अब देखें, बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे कभी आपसे पूछा जाता है कि इस कार्बोक्जिलिक में ये ग्रुप कौन सा है, तो इसको आप कह देते हैं कि ये ग्रुप जो है यह आपका क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल ग्रुप है। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा ग्रुप है, तो इसको आप बताते हैं कि यह हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप, तो इसको आप हाइड्रॉक्सिल ग्रुप कहेंगे, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप, हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। अब ध्यान से देखें, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि इसका तो ये कार्बो ग्रुप ले लेते, कार्बोनिल का कार्ब ले लेते हैं, और हाइड्रॉक्सिल का देखें यहाँ XYL जिल ले लेते हैं, ये ग्रुप। और इन्हीं दोनों के मिलने से ये आपका जो यहाँ देख रहे हैं ये कार्ब और प्लस ये जिल, इन दोनों के मिलने से आपका बन जाता है क्या, कार्बोक्जिल बन जाता है। ठीक, कार्बोक्जिल ग्रुप। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा जानते रहना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन में आप ज़रा देखें, ये क्लासिफिकेशन, इसको आप वर्गीकरण जो है इसको समझ लेते हैं। देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ COOH ग्रुप दीज आर क्लासिफाइड एज इनटू टू पार्ट्स। ये दो भागों में बांटे गए हैं। फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा मोनोकार्बोक्जिलिक एसिड्स कंटेनिंग 1 COOH ग्रुप। मोनोकार्बोक्जिलिक में याद रखना है कि उसमें कितना रहेगा कार्बोक्जिल ग्रुप, तो आप बताएंगे उसमें 1 कार्बोक्जिल ग्रुप रहेगा। ठीक, और अगर सेकंड वन देखें, कहा जाए डाई कार्बोक्जिलिक एसिड किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि ऐसे कार्बोक्जिलिक एसिड जिसमें 2 COOH ग्रुप उपस्थित होते हैं तो उसे डाई कार्बोक्जिलिक कहते हैं। एग्जाम्पल देखें एक एक करके, जैसे
आप पहले इसका मोनोकार्बोक्जिलिक का एग्जाम्पल देखिए, यहाँ मोनोकार्बोक्जिलिक का। और मोनोकार्बोक्जिलिक में जैसे एक ही कार्बोक्जिल ग्रुप रहे, जैसे आपका HCOOH, इसे आप कहते हैं फार्मिक एसिड, है ना। फार्मिका जो कि ये आपका फार्मिका का मीन्स होता है एंट, मतलब एंट एसिड भी कहते हैं। ये चींटी काटती है तो यही एसिड छोड़ती है, इसी को आप फार्मिक एसिड कहते हैं। कौन सा एसिड इसे कहेंगे? फार्मिक एसिड। ठीक, तो एक ही कार्बोक्जिल ग्रुप इसमें है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका जो यहाँ पर ये डाई कार्बोक्जिलिक है, इसमें दो आपके कार्बोक्जिल ग्रुप देखने को मिलते हैं। जैसे आप ले लीजिए COOH, ठीक, COOH, देखिए यहाँ पर दो कार्बोक्जिल ग्रुप हैं। तो इस कंपाउंड में अगर ध्यान से देखें तो दो कार्बोक्जिल ग्रुप हैं, और इसी को आप कहते हैं ऑक्जेलिक एसिड। इसी को क्या कहते हैं? तो इसको आप कह देते हैं कि यह ऑक्जेलिक एसिड है। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड याद रखना है, ये ऑक्जेलिक एसिड है। और इसका IUPAC नेम, अगर इसका सबसे पहले तो इसका IUPAC नेम देख लीजिए, ये फार्मिक एसिड का, तो इसे मेथेनोइक एसिड कहते हैं। जबकि ऑक्जेलिक एसिड को आप एथेन 1,2 डाईओइक एसिड कहते हैं। एथेन 1,2 डाईओइक एसिड। ठीक, तो याद रखें, इम्पोर्टेंट है। अब आपको कुछ यहाँ देखने को मिल रहा होगा कि एक एक करके ज़रा देखिए। फर्स्ट को अगर आप देखें HCOOH, यही आपका फार्मिक एसिड है, कॉमन नेम इसका फार्मिक एसिड। और यही देखिए रेड एंट यानी फार्मिका। फार्मिका जो शब्द है, यह उसका मतलब है कि ये रेड एंट यानी लाल चींटी काटती है तो फार्मिक एसिड छोड़ती है। अब देखिए CH3COOH एसिटिक एसिड विनेगर एसिटम से ये बना है। तो ये एसिटिक एसिड सिरके में पाया जाता है। और आपका ये ब्यूटायरिक एसिड, ये बटर ब्यूटायरम, यानी ये आप कहेंगे कि मक्खन में होता है। विनेगर जो है ये सिरके में, फार्मिका ये रेड एंट में देखने को मिलता है। अब देखिए नॉमेनक्लेचर, ज़रा देखिए नॉमेनक्लेचर, ज़रा समझें इसे। नॉमेनक्लेचर को किस तरीके से हम नामकरण करते हैं। तो देयर IUPAC नेम हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग एल्केन्स बाई रिप्लेसिंग, देखें इसको पूरा देखिए जिससे आपको, बाई रिप्लेसिंग द लेटर LI। देखिए यहाँ the IUPAC name have been derived from the corresponding alkane by replacing the letter LI। LI को रिप्लेस करके इसमें क्या ऐड किया गया देखें, ऑफ द एल्केन विथ ओइक एंड एडिंग सफिक्स एसिड एट द एंड, thus कार्बोक्जिलिक एसिड आर कॉल्ड एल्केनोइक एसिड, है ना। एल्केनोइक एसिड भी इसे कहते हैं जनरल में, है ना। जैसे अगर ऐसा लिख दिया गया, देखें यहाँ अगेन देखिए, जैसे लिख दिया गया RCOOH, तो इसको एल्केनोइक एसिड कह देंगे। जनरल वे में इसे क्या कहेंगे? एल्केनोइक एसिड। अब जो एल्किल ग्रुप जैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा कि हम उसका नामकरण कैसा करेंगे। अगर मेथेन है, यहाँ मेथिल ग्रुप है, तो दो कार्बन हो जाएगा तो एथेनोइक कह देंगे। ठीक, EH जोड़ेंगे तो एक ही कार्बन है, केवल यही कार्बन रहेगा, तब उसको हम मेथेनोइक कहेंगे। ठीक, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ नामकरण दिया गया है, इसको समझें। अब देखिए यहाँ आपको इसका नामकरण देखने को मिलेगा कि इसे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। ठीक, ये तो कॉमन नेम है। और IUPAC नेम बेंजोइक एसिड कहेंगे। इसी तरीके से इसमें अगर आप चेक करें सेकंड वाले में,
तो यहाँ से नंबरिंग 1 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो 2 पर आपका ये ग्रुप जुड़ा हुआ है फेनिल, तो इसे कहेंगे 2 फेनिल। और 2 कार्बन के लिए एथ कहेंगे और प्लस एन सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, किस कार्बन के बीच में, 1 2 के बीच में, ध्यान देना है और रिंग में नहीं जाना है। तो आपका इथेनोइक एसिड बन जाएगा, 2 फेनिल इथेनोइक एसिड। इसी तरीके से अगर आप थर्ड वाले में देखें तो इसे तो बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड कह रहे हैं। इसी को ये देखें, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, थैलिक एसिड। ये क्या है, थैलिक एसिड है। तो इस तरीके से इनका नामकरण करते हैं हम लोग। देख लेते हैं प्रिपरेशन, देखें प्रिपरेशन देखते हैं। और एक बात थोड़ा सा ये भी जानते रहिए, अगर यहाँ इस कंपाउंड को ज़रा ध्यान से देखें, इस कंपाउंड को अगर यही जैसे इस तरीके से बन जाए, ऐसा बनाया जाए, तो इसको हम लोग टेरिप्थैलिक एसिड कहेंगे। ध्यान देना, ये आपका टेरिप्थैलिक एसिड है जबकि ये थैलिक एसिड है। ठीक, याद रखना है। देखिए आगे देख लेते हैं हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में आप फर्स्ट पॉइंट ज़रा चेक करें तो मिलेगा फ्रॉम प्राइमरी एल्कोहल एंड एल्डिहाइड। प्राइमरी एल्कोहल और एल्डिहाइड से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखिए प्राइमरी एल्कोहल है एल्कलाइन KMnO4 आप ले लीजिए, और इसके बाद एसिडिक मीडियम में आप हाइड्रोलिसिस करवा दें तो आपको मिलेगा, यहाँ देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। इसी तरीके से आपके पास कितनी भी लंबी चेन हो, अगर आप उसका करवा रहे हैं, या तो आप एल्कलाइन KMnO4 ले लें, या आप ले सकते हैं K2Cr2 7 भी ले सकते हैं। ठीक, और ये देखिए क्रोमियम के साथ ये क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +6 है, याद रखना है। क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड के साथ आप ये ले लेते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, तो यह भी चेंज हो जाएगा। देखें यही वाला ग्रुप केवल चेंज होगा, याद रखना है। ये बस ये चेंज हो जाएगा, जितने कार्बन, ये याद रखना है, जितने कार्बन का ये रहेगा एल्कोहल उतने ही कार्बन का यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इस तरीके से ये आपका कार्बोक्सिलिक में चेंज हो जाएगा, ये वाला ग्रुप चेंज होगा कार्बोक्सिलिक में। ठीक, अब देखिए फ्रॉम एल्किल बेंजीन, एल्किल बेंजीन से कैसे बनाते हैं, फ्रॉम एल्किल बेंजीन। देखिए एल्किल बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H2CrO4 जिसे क्रोमिक एसिड कहते हैं, एसिडिक और एल्कलाइन KMnO4, चाहे एसिडिक रहे KMnO4 या एल्कलाइन क्षारीय रहे, तो वो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ आपको देखने को मिल रहा होगा, तो देखें यहाँ देखने को मिल रहा होगा आपको। देखिए यहाँ ये ध्यान देना है, यहाँ पर ये जो ग्रुप जुड़ा रहे, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन अगर रहेगा, मतलब न्यूनतम एक हाइड्रोजन रहना ही चाहिए, तभी ये चेंज हो पाएगा इसमें। ठीक, तभी चीज चेंज होगा। तो अब अगर जैसे अब कितना भी बड़ा चेन रहे यहाँ पर, वो चेंज हो जाएगा एक ही कार्बन के कार्बोक्सिलिक में। लेकिन अगर आपके पास ये ऐसा ग्रुप कोई रहता है, ध्यान देना, अगर ऐसा ग्रुप कोई रहे कि ये कार्बन है, अब यहाँ हाइड्रोजन न रहे, ठीक, एल्किल ग्रुप जोड़ दीजिए, ऐसे 3 एल्किल ग्रुप अगर आप ऐसे जोड़ देते हैं, तब आप इनकी उपस्थिति में KMnO4 बेसिक मीडियम या एसिडिक मीडियम में करवाएंगे, तब ये चेंज नहीं होगा। याद रखना, एक हाइड्रोजन तो यहाँ रहना ही आवश्यक है। ठीक, कम से कम एक, मतलब एक हाइड्रोजन जरूर अगर है तो तभी बनेगा, अगर नहीं है तो फिर कार्बोक्सिलिक नहीं बनेगा।
ये ध्यान देना है। देखें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। फ्रॉम एल्किल डेरिवेटिव्स ऑल एसिड डेरिवेटिव सॉरी एल्किल नहीं, फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव्स ऑल एसिड डेरिवेटिव्स लाइक एमाइड हुआ, एसिड हैलाइड हुआ, एस्टर हुआ या एसिड एनहाइड्राइड हुआ, ऑन हाइड्रोलिसिस पर ये गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। ऑल एसिड डेरिवेटिव्स ब्रेक फ्रॉम RCO पॉजिटिव। मतलब आप देखेंगे किस तरीके से ये ब्रेक होता है। तो यहाँ एक जनरल रिएक्शन से आप समझें, RCOH दिया है, H कोई भी ग्रुप है, जैसे RCO, यहाँ H का मतलब जेड है। जेड का मतलब ये हो सकता है कि यहाँ पर OH अगर जोड़ देंगे, OH तो अभी जोड़ेंगे हम लोग, OH जोड़ते हैं, अगर वही जोड़ेंगे तो यही तो बनाना है हम लोगों को, कार्बोक्सिलिक बन जाएगा जेड के स्थान पर OH। और अगर NH2 जुड़ा है तो ये कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव, अगर यहीं पर Cl जुड़ा है तो ये भी कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव है, ठीक, जिसे आप ये RCOCl कहते हैं, जैसे CH3COCl, ठीक, इस तरीके से। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ऐसे एस्टर भी हो जाएगा यहीं से, अगर आप यहीं OR जोड़ देते हैं तो एस्टर हो जाएगा, ठीक। तो यहीं से ब्रेक होगा, ये यहीं से ब्रेक होगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव आएगा, वही बात यहाँ पर बताई जा रही है, ठीक। और जो ये रहेगा जेड, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे नाइट्रोजन कार्बन से ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन, ऑक्सीजन, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक, इसे याद रखना है। तो देखें यदि आप ये RCOZ को डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में क्रिया करवाते हैं तो आपको ये कार्बोक्सिलिक में ये चेंज हो जाएगा, ये ध्यान देना। अब जेड क्या क्या हो सकता है, तो देखिए NH2 हो सकता है, हाइड्रोजन कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन थोड़ा सा विस्फोटक नेचर का होता है इसलिए उसको नहीं लेते, और एस्टाटाइन जो है वो रेडियो एक्टिव है इसलिए उसे भी नहीं इंक्लूड कर रहे हैं यहाँ। और देखें OR जुड़ेगा तो एस्टर हो जा रहा है, ठीक। और इस तरीके से अगर RCOO अगर जोड़ेंगे तो एनहाइड्राइड हो जाएगा। तो एज ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब कौन सबसे तेज़ी के साथ हाइड्रोलिसिस करता है, तो याद रखिए इसमें सिंपल है आपको, जैसे जो ग्रुप RCO को छोड़कर आपने क्या क्या जोड़ा, तो Cl जोड़े हैं तो ये H लगा दीजिए। ऐसे यहाँ देखिए RCO के साथ अगर आप यहाँ जोड़ेंगे, देखें यहाँ पर कौन सा ग्रुप जोड़े हैं, तो आप ये ग्रुप जोड़े थे, R होल ट्वाइस हो गया है, तो RCO पहले से ही RCO था, तो यहाँ पर ऊपर देखिए, ऊपर वाले में चेक करिए RCOO ये ग्रुप जोड़े थे, H जोड़ दीजिए वहीं, ठीक। और इसमें ज़रा देखें ये क्या है, ये तो आपका RO ग्रुप है, ये जोड़ेंगे तो एस्टर बन जाएगा। यहाँ पर देखिए NH2 ग्रुप है तो NH3 हो जाएगा, ऐसे ही H यहाँ जोड़ें तो इसमें देखिए कौन स्ट्रांग एसिड जैसा बिहेव कर रहा, तो ये स्ट्रांग एसिड है। फिर इसके बाद आपका ये देखिए जो स्ट्रांग एसिड रहेगा, ध्यान देना, स्ट्रांग एसिड बन रहा है AES जोड़ने से, वो वही रिलीज जल्दी होगा, तो यही इसका क्रम भी है। ज़रा देखें, लिविंग ग्रुप अच्छा है इसे आप कहते हैं, जिसका लिविंग ग्रुप अच्छा होगा वही एज ऑफ हाइड्रोलिसिस उसका ज़्यादा होगा। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये COCl ग्रुप, फिर इसके बाद एनहाइड्राइड, फिर आपका एस्टर ग्रुप, फिर इसके बाद एमाइड ग्रुप आ जाता है, ठीक। तो देखिए ये अब यहाँ आप चेक करिए, देखिए ध्यान दीजिए, तो ये फ्रॉम नाइट्राइल एंड एमाइड, नाइट्राइल आर हाइड्रोलाइज्ड टू एमाइड्स and then to acid in the
प्रेजेंस ऑफ H प्लस आर OH माइनस H catalyst mild reaction conditions are used to stop the reaction at the इमाइड स्टेज। इमाइड स्टेज में माइल्ड रिएक्शन कंडीशन करवाई जाती है, सिंपल वाटर के प्रेजेंस में हो जाता है आप कह सकते हैं। देखिए नाइट्राइल में RCN के साथ आपने बस वाटर लिए हैं, देखिए वाटर ये H प्लस OH माइनस में टूटा तो ये आपका इमाइड बना। इसके बाद थोड़ा सा हीट करना पड़ता है लास्ट में, तो ये आपका प्रोडक्ट कार्बोक्जिलिक एसिड मिल जाता है। ठीक, अब जैसे देखें ये एथेनामाइड, जरा देखिए एथेनामाइड में बस माइल्ड है, मतलब वाटर डाल के हीट कर दीजिए ओनली, तो एथेनोइक एसिड मिल जाएगा। ठीक, सिंपल। ऐसे देखिए बेंजामाइड में भी वाटर थोड़ा सा एसिड अगर आप डाल करके हीट करते हैं तो और इजीली ये दे देगा प्रोडक्ट, तो ये बेंजोइक एसिड है, सिंपल है। देखिए नेक्स्ट वन देख लेते हैं, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड। देखें यहाँ पर फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के साथ अभिक्रिया। तो देखिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स क्या है तो जानते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स RMgX है, RMgX ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। ठीक, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ आप रिएक्शन करवाते हैं। देखिए किसके साथ करवाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की ड्राई आइस, जिसे आप शुष्क बर्फ कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं इसी को, ड्राई आइस के साथ। तो देखिए क्या होगा, टू फॉर्म सॉल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड विच इज टर्न गिव करेस्पॉन्डिंग कार्बोक्जिलिक एसिड्स आफ्टर एसिडिफिकेशन विथ मिनरल एसिड। अब सिंपल जरा देखिए, आप रिएक्शन करवाएंगे यही CO2 के साथ, यहाँ देखिए इस रिएक्शन को तो समझ आएगा। देखिए यहाँ RMgX का रिएक्शन करवाए CO2 के साथ, ठीक, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो होगा क्या, ये R यहाँ से ब्रेक करेगा, R पर निगेटिव चार्ज, Mg पर पॉजिटिव। ठीक, तो होगा क्या, अब यहाँ से कार्बन और ऑक्सीजन में किसी एक साइड ब्रेकिंग होगी, है ना, तो ये निगेटिव वाला पार्ट यहाँ आकर के अपना ये इसे आप कह सकते हैं न्यूक्लियोफाइल आकर के इलेक्ट्रोफाइल पर ये डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से ये जुड़ा। अब वो सिंगल बॉन्ड से आकर के MgX से जुड़ जाएगा, फिर हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो कार्बोक्जिलिक एसिड मिल जाएगा। ठीक, सिंपल इसी तरीके से। देखिए नेक्स्ट, बाई हीटिंग जेमाइनल कहिए या जेमाइडल डाइकार्बोक्जिलिक एसिड। अब देखिए हीट करेंगे ना, तो सिंपल जरा इसको देखें, थोड़ा सा जूम करते हैं जिससे आपको दिखे। अब देखिए इसमें ध्यान से, अब आप चेक करिए तो यहाँ से एक डिकार्बोक्जिलेशन हो जाएगा। जैसे अगर आप जब एक ही कार्बन, पहले ये समझिए ये क्या है, जेमाइनल या जेमाइडल डाइकार्बोक्जिलिक एसिड क्या है, तो देखिए जब एक ही कार्बन से दो कार्बोक्जिलिक ग्रुप जुड़े रहेंगे तो उसी को जेमाइनल या जेमाइडल डाइकार्बोक्जिलिक एसिड कहते हैं। तो हीट करने से CO2 निकल जाएगा, डिकार्बोक्जिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल गया, तो ये वाला H तो यहीं जुड़ जाएगा। ठीक, CO2 केवल यहाँ देखें निकल गया, और इसके बाद आपका यहाँ H आ गया, तो यहाँ RCH2COOH, RCH2COOH बन गया। तो सिंपल है, ये जानते रहिए। इसके अलावा देखें फ्रॉम एल्काइंस के द्वारा भी बना सकते हैं। एल्काइन आपने लिया, पहले तो आप क्या करवाएंगे, ओजोनोलिसिस करवाएंगे, फिर H2O2 या फिर KMnO4 बेसिक मीडियम में लेकर हीट करेंगे तो ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे और भी वीडियोज आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स।